तक हमने दो एस्पेक्ट्स देखे. वन वॉज द पोलिटिकल एस्पेक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू किया था 1885 में, और महात्मा गांधी ऐसी कुछ राइट्स के लिए लड़ रहे थे कहीं और पे, साउथ अफ्रीका में. इंडिया में कुछ और सेक्शन ऑफ पीपल थे जिनने नेशनलिज्म शुरू किया था, बट उसी को हम कहते हैं रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, यानी कि उनका मिलिटेंट एटीट्यूड था, उनके मिलिटेंट तरीके थे जिसकी वजह से वो अपने नेशनल स्ट्रगल को आगे बढ़ा रहे थे. ठीक है, अब इसके भी तीन फेजेस हैं. अब देखो, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था वहीं से असल में मिलिटेंट एटीट्यूड शुरू हो गया, फ्रॉम पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो तीन फेजेस वहीं से शुरू होते हैं. एक तो 1905 से, ठीक है, उस टाइम से लेकर 1915 तक, ये पहला फेज है इसका रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का. हमने देखा है वैसे भी नेशनलिज्म के तीन फेजेस थे, बट वो वाले फेजेस किसके थे? जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ा रहा था नेशनल मूवमेंट को, बट ये जो थे अलग लोग थे. ये वो लोग थे जिनका मिलिटेंट एटीट्यूड था. तो इनका भी पहला फेज था 1905 से लेकर 1915 तक. फिर दूसरा फेज इनका शुरू हो गया, दैट वाज फ्रॉम 1924 से 1935 तक. बीच में ब्रेक है इसमें 15 के बाद, क्योंकि 15 के बाद जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने काफी हद तक हरकतें रोकने की कोशिश की. वो नॉन वायलेंस पे नहीं मानते थे, क्योंकि इट वाज द जनवरी of 1915 when Mahatma Gandhi returned from South Africa to India. तो कुछ टाइम तक मिलिटेंट एटीट्यूड कम हो गया था, वर्किंग पैटर्न जैसा गांधी का था उस वजह से. लेकिन 1924 से दूसरा फेज शुरू हो गया. इसके भी कुछ रीजंस है कि क्यों फिर से लोग आर्म्स एंड एमिनिशन पे शिफ्ट हो गए. उनने एक मिलिटेंट एटीट्यूड अपनाया ताकि किसकी लड़ाई लड़ सके? आजादी की लड़ाई, वो ब्रिटिश से लड़ सके. ठीक है, सो 35 जो ये वाला पूरा फेज था, इसी में द पर्सन, फेमस पर्सन वाज देयर, इसको फेमसली भगत सिंह फेज ही कहते हैं. द फेज फ्रॉम 1924 टू 35. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट फेज है, तीसरा फेज, वो 1942 में शुरू हो गया एंड अप टू 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस तक जब आजाद हो गया. तो तीसरा फेज ये था जब फिर से लोगों में मिलिटेंट एटीट्यूड आ गया, आर्म्स एंड एमिनिशन का सहारा लिया उनने टू फाइट फॉर द नेशनलिज्म, टू फाइट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये अलग अलग तीन फेजेस थे जब अलग अलग एक्टिविटी चल रही थी किनकी? मिलिटेंट्स की, जिसको हम मिलिटेंट नेशनलिज्म भी कह सकते हैं या उसको हम रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म भी कहते हैं. ठीक है, लेकिन इससे पहले 1900 पहले से एक हरकत इससे पहले भी हुई थी जो एक मिलिटेंट एटीट्यूड माना जाता है. अब मिलिटेंट एटीट्यूड क्या है? जब आप किसी को मारते हो, ठीक है, आप किसी को असैसिनेट करते हो, आप कहीं पे अटैक करते हो, वही है मिलिटेंट एटीट्यूड. ठीक है, तो 1897 में, यानी कि इससे काफी साल पहले, 1905 से पहले 1897 में भी एक हरकत ऐसी हो गई थी जिसको मिलिटेंट एक्टिविटी बोला जाता है. ठीक है, ये कहां पे हुई थी? इट वाज इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में एक जगह है पूना, या पुणे जिसको आजकल कहते हैं. वहां पे प्लेग चल रहा था. मैंने पहले भी कहा वहां प्लेग चल रहा था. तो प्लेग में ब्रिटिश ने काफी ब्रुटैलिटी की थी लोगों के साथ. करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वैसे ही वो बीमारी में इन्वॉल्व थे सब. तो स्टिल उस टाइम पे ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कोई ध्यान दिया ही नहीं हिंदुस्तानियों की तरफ जो प्लेग उस टाइम पे फैला हुआ था, जो बीमारी उस टाइम पे फैली हुई थी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश ही थे यहाँ पे, बट दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इंडियंस. तो उसी गुस्से में आके देयर वर टू ब्रदर्स फेमसली कॉल्ड एज चापेकर ब्रदर्स. कहां पे? इन महाराष्ट्र. इन्होंने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट किया. और किस वजह से? क्योंकि इनमें गुस्सा ये था कि ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो प्लेग प्रॉब्लम चल रही थी, और उल्टा सप्रेशन किया इंडियंस का. उनको उनका इलाज करने की बजाय दे सप्रेस्ड इंडियंस. ठीक है, एंड ये दो ऑफिसर्स कौन थे? दे वर नेम्ड एज रैंड एंड एवरेस्ट. These are the two British officers जो assassinate किए गए पहली बार, जो पहली political assassination थी इंडिया में, जो कितने की? चापेकर ब्रदर्स ने. तो ये पहला एक इंसिडेंट था जिसको मिलिटेंट नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा जाता है. ठीक है, फिर जो एक्चुअल एक्टिविटीज थी वो कब से शुरू होगी? 1905 से. ठीक है, सो तीन फेजेस आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, थ्री फेजेस.
Next one you will write. In 1897, Chapekar brothers assassinated two British officers. Rand and Everest, which can be termed as first political assassination, in Maharashtra. First political assassination in Maharashtra. अभी तो पहला इंसिडेंट था, बट व्हाट आई मेंशन्ड दैट एक्चुअल एक्टिविटीज स्टार्टेड फ्रॉम 1905. ठीक है, सो विल राइट द हेडिंग रीजंस फॉर द राइज ऑफ, योर हेडिंग एज रीजंस फॉर द राइज ऑफ revolutionary nationalism. रीजंस फॉर द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. तो 1905 में क्यों एक लार्ज स्केल पे ऐसा नेशनलिज्म शुरू हो गया? पहली बात, जो काम करने का तरीका था मॉडरेट्स का, वो पसंद नहीं था कुछ लोगों को, जो मजबूर हो गए फिर हथियार उठाने के लिए. तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन कि दे वर नॉट लाइकिंग द वर्किंग पैटर्न ऑफ मॉडरेट्स. एक्सट्रीमिस्ट का तो क्लियर था कि वी वांट ए पैसिव रेजिस्टेंस, हम एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहते हैं जिससे ब्रिटिश पे प्रेशर आ जाए. तो बच्चे कौन थे? मॉडरेट्स. तो उन्हीं का तरीका पसंद नहीं था उन लोगों को जो शुरू कर रहे थे मिलिटेंट एटीट्यूड. ठीक है ना. और दूसरा रीजन क्या था कि जो मॉडरेट्स सब थे, जो करना चाहते थे उसका ब्रिटिश ने सप्रेस किया. ठीक है, जो भी मॉडरेट दिस एक्सट्रीमिस्ट लीडर था, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हमने देखा, हमने दिस अरबिंदो घोष देखा, हमने दिस लाजपत राय देखा, हमने बिपिन चंद्रपाल देखा, उनको क्या सप्रेस कर रही थी ब्रिटिश. ये भी एक रीजन था कि क्यों कुछ लोग मिलिटेंट एटीट्यूड लेके अब सामने आ रहे थे बिफोर द ब्रिटिश फॉर द सेक ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, और जो बाकी लोगों के साथ हो रहा था, जुल्म जो हो रहे थे, इन एडिशन टू द लीडर्स जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उसके बगैर जो बाकी कॉमन पब्लिक था उसके साथ जो जुल्म कर रहे थे, डिफरेंट लॉज ला रहे थे ब्रिटिशर्स, तो वो भी एक रीजन बन गया कि क्यों कुछ लोगों ने मिलिटेंट एटीट्यूड अपनाया. अब हम तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मिलिटेंट एटीट्यूड क्यों आता है, क्योंकि हम इस चीज का शिकार है यहाँ पे. वी नो दैट हाउ पीपल गो टू दीज एक्टिविटीज, किसी के साथ जुल्म, या जो भी हम कहानियां जानते हैं अबाउट डिफरेंट पीपल, जो पढ़े लिखे लोग भी गए टुवर्ड्स जो मिलिटेंट एटीट्यूड था उनकी हर एक की कहानी है. एवरी वन इज हैविंग रीजन फॉर दैट. द फेमस पर्सनालिटीज जो बहुत एजुकेटेड थे, जैसे वन ऑफ द पर्सन वाज मरान वादी. ठीक है, ही वाज अ पीएचडी स्कॉलर बट स्टिल ही जॉइंड द मिलिटेंट एटीट्यूड. क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी थी. तो जब जुल्म बढ़ता है तो लोग इस रास्ते पे चलते हैं. तो वैसे ही तब हो रहा था. एक तो वो लीडर्स जो खिलाफ लड़ना चाहते थे ब्रिटिश के, उनको भी सप्रेस किया जा रहा था, और कॉमन पीपल उनको भी सप्रेस किया जा रहा था ब्रूटैलिटी की वजह से. तो ये रीजंस बन गए कि क्यों कुछ लोगों ने चुना कौन सा तरीका, दैट वाज द मिलिटेंट एटीट्यूड. और इससे बढ़कर एक और जो रीजन था दैट वाज कि हिम्मत मिल रही थी इन लोगों को. ये हिम्मत कहां से मिल रही थी? क्योंकि कुछ और भी जगह थी जहां पे ब्रिटिश को हराया जा रहा था इसी एटीट्यूड की वजह से. ये कहां पे हो रहा था? जापान में. जापान में क्या कर रहे थे? दैट रशिया का कब्जा था कहां पे? जापान पे. ठीक है, तो वहां पे भी वही मिलिटेंट एटीट्यूड था लोगों का. उन्होंने वहां से रशिया को बाहर निकाला था. कहां से? जापान से. तो इन चीजों से इंस्पिरेशन मिलती थी कुछ लोगों को जिनमें मिलिटेंट एटीट्यूड आता था, एंड वो तैयार हो जाते थे किससे? लड़ने के लिए. ठीक है, सो यू विल राइट इन दिस रीजंस. नंबर 1, disappointment among youth from the working pattern of moderates. Disappointment among youth
from the working pattern of moderates. From the working pattern of moderates. Number 2, repression of extremists. Repression of extremists and Swadeshi movement becoming leaderless. Repression of extremists and Swadeshi movement becoming leaderless. तो ये भी एक रीजन था कि अब देखो दो सेक्शंस थे जब दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था 1905 में. देयर वर टू सेक्शन ऑफ कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. एक्सट्रीमिस्ट को जब सप्रेस किया, मॉडरेट्स के लिए एक एक्ट लाया गया था. कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. तो वो भूल गए वो स्वदेशी, तो मूवमेंट रहा ही नहीं, उसका कोई लीडर ही नहीं रहा. तो लोगों में ये भी गुस्सा डेवलप हो गया, बिल्ट हो गया कि इनने एक मूवमेंट शुरू की थी, वो भी अब लीडरलेस रह गई, उस पर कोई चला नहीं रहा उस मूवमेंट को. तो ये भी एक रीजन बन गया कि लोग क्यों मिलिटेंट एटीट्यूड में आ गए. ठीक है. नहीं, अब देखो वो आइडियोलॉजिकल था, बट देखो जब कोई गन उठाता है ना, इसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं. इट कांट बी ओनली ऑन दिस कि मुस्लिम्स को कुछ दिया गया, हिंदूज के पास क्या था, मुस्लिम्स के पास क्या था. इस रीजन से कोई गन नहीं उठाता है. मिलिटेंट एटीट्यूड इससे नहीं आता है. जब तक कुछ हैवी डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, रिप्रेशन ना हो जाए लोगों का, तब लोग मजबूर हो जाते हैं मिलिटेंट एटीट्यूड के लिए. ठीक है. यू कांट से दैट मुस्लिम्स को मुस्लिम लीग दिया गया तो उस वजह से. दैट कांट बी द रीजन फॉर दिस. ये तो फिर सीधे दिखेगा कि मुस्लिम हिंदूज और मुस्लिम्स खिलाफ थे एक दूसरे के, उनको मुस्लिम लीग बनाने दिया, इनने गन उठाया. ऐसा नहीं था. ठीक है. नंबर 3 विल राइट सप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. Suppressive policies of British government. Number 4, inspiration from international revolutionary activities. Inspiration from international revolutionary activities. For example, Japan defeating imperialist Russia. For example, Japan defeating imperialist Russia. वो तो पहली एक्टिविटी थी, वो इससे कनेक्टेड नहीं है. वो 1890s की बात है, 1897. हम अभी ये देख रहे हैं कि 1905 में ऐसा क्या हो गया कि लोग मजबूर हो गए मिलिटेंट एटीट्यूड अपनाने के लिए. ये वो रीजन है. वो तब था एक रीजन जो मैंने पहली एक्टिविटी बताई, जिसको माना जाता है वो भी एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, क्योंकि आप किसी को मार रहे हो, आप 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट कर रहे हो. दैट इज दिस मिलिटेंट एटीट्यूड. तो उसका भी रीजन था कि उस टाइम पे प्लेग जो था 1890s में, कहाँ पे, पुणे में, तो उस पर ध्यान नहीं दिया वहां पे सरकार ने. जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनने उल्टा सप्रेस किया लोगों को, मदद करने के बजाय दे सप्रेस पीपल. उस वजह से वो एक्टिविटी हो गई थी. लेकिन जो 1905 में था वो ये सब रीजंस थे कि क्यों मिलिटेंट एटीट्यूड डेवलप हो रहा था अमंग दी इंडियन मासेस. ठीक है. तो यही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हम अब अलग अलग एरियाज में देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बंगाल, क्योंकि बंगाल ही था जहां से सब कुछ एक्चुअली सेंट्रल जो प्लेस था जहां से कुछ शुरू हो रहा था. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल सी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बंगाल. यहां पे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के नाम पे जो सबसे पहली सोसाइटी बनाई गई थी, दैट वाज टर्म्ड एज भद्रलोक समाज. ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी कहां पे? बंगाल में, जिनका मकसद था लड़ना किससे? ब्रिटिश से. लेकिन किस तरीके से? मिलिटेंट एटीट्यूड से. लेकिन किया इनने कुछ नहीं, इसके बदले एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गई जो बहुत ही इफेक्टिव रही, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई. कहां से? बंगाल से. दैट वाज
अनुशीलन समिति, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल जिनने कौन सी एक्टिविटीज की, मिलिटेंट एक्टिविटीज बंगाल में की, ताकि वो नेशनलिज्म दिखा पाए ब्रिटिश को, दैट हाउ मच क्लोज दे आर टू नेशनलिज्म, हाउ मच क्लोज दे आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। अपना एक आजाद मुल्क होना चाहिए, तभी ये एक्टिविटीज कर रहे थे। और ये जो दिस ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वाज क्रिएटेड बाय सतीश चंद्र बासु। He was the person who formed this Anushilan Samiti. ठीक है, so you write in this revolutionary nationalism in Bengal. Bhadralok Samaj was the initial organization. Bhadralok Samaj was the initial organization. But later Anushilan Samiti emerged as most important या वहां पे ब्रैकेट्स में लिखना अनुशीलन समिति के वहीं साथ लिखना फॉर्म बाय सतीश चंद्र बासु, in brackets will mention formed by Satish Chandra Basu. After brackets, emerged as most important revolutionary organization in Bengal. इन बंगाल। तो पूरे बंगाल में ये 3 जगहों से ऑपरेट कर रहे थे। जैसे होते हैं ना ब्रांच होते हैं, अब समझिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल देयर इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनका ऑफिस होगा। अब समझिए एनसी का ऑफिस। तो वैसे ही जब अनुशीलन समिति बनाई गई थी तो 3 जगहों से ऑपरेट करते थे विद इन बंगाल। ऐसा नहीं कि इंडिया में डिफरेंट जगहों से, पूरे बंगाल में देयर वर 3 प्लेसेस। वन वाज कैलकाटा, सेकेंड वाज Dhaka, and third was मिदनापुर। ये 3 अलग अलग एरियाज थे बंगाल के ही। तो इन 3 जगहों पे इनके सेंटर्स थे जहां से ये ऑपरेट कर रहे थे किसको, अनुशीलन समिति को, ठीक है। सो नेक्स्ट विल राइट इट ऑपरेटेड फ्रॉम कैलकाटा, Dhaka and Midnapur. और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लीडर्स जो इससे एसोसिएटेड थे, जो इसमें काम कर रहे थे फॉर द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, वो कौन से थे? बरिंद्र दत्त, बरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, अरबिंदो घोष, next was Pulin Bihari Das and ज्ञानेंद्र नाथ बासु। ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे हु वर एसोसिएटेड विद दिस अनुशीलन समिति, ठीक है। सो नेक्स्ट विल मेंशन initially people like बरिंद्र घोष, तो ये सब लिखेंगे आप, भूपेंद्र दत्त, अरबिंदो घोष, पुलिन बिहारी दास, as well as Gyanendra Nath Basu,
were important leaders from this Samiti. Were important leaders from this Samiti. अभी ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही थी? हमने अभी तक देखा कि बंगाल में दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो सबसे पहले जो शुरू हुई थी, दैट वाज द फर्स्ट वन भद्रलोक समाज, बट उनकी उतनी एक्टिविटीज थी नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज अनुशीलन समिति, जो किसने बनाई? सतीश चंद्र बासु ने। हमने देखे लीडर्स कौन से एसोसिएटेड थे इससे, और ये कौन कौन सी जगह से यू कैन से दैट एक्ट कर रहे थे या कहाँ कहाँ पे रन कर रहे थे। द थ्री प्लेसेस वी सॉ दैट ढाका, कैलकाटा एंड मिदनापुर। हाँ, अरविंद घोष। हाँ, तो अब ये कर क्या रहे थे? व्हाट वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन या दिस समिति डूइंग? इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के नाम पे कर रहे थे। वन वाज असैसिनेशन ऑफ दोज ऑफिसर्स, ठीक है, जो जुल्म कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हो रहा था। आपने देखा कि कितनी असैसिनेशन हो गई पुलिस ऑफिसर्स की, ठीक है, जिनका ये टैग था कि ये जुल्म करते हैं। तो वैसे उस टाइम पे व्हाट दिस समिति डिड दैट दे वर असैसिनेटिंग द ऑफिसर्स जो बदनाम थे, किसके नाम पे? जुल्म के नाम पे, जो जुल्म करते थे। तो उनका असैसिनेशन कौन करता था? यही अनुशीलन समिति। इतना ही नहीं, जो बाकी लोग थे यहाँ पे ट्रेटर्स, ठीक है, इंडिया में जो वो थे, जो इन्फॉर्मर्स थे, ट्रेटर्स थे, उनको भी क्या करते थे? असैसिनेट करते थे। सेम जस्ट लाइक जैसे कश्मीर में हो रहा था कुछ टाइम पहले, दैट मिलिटेंट्स यूज्ड टू दैट वो किडनैप करते थे इन्फॉर्मर्स, जो कहते थे कि इन्फॉर्मर है या ट्रेटर है, तो उनको असैसिनेट करते थे, और साथ में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी असैसिनेट किया। तो सेम वाज डूइंग अनुशीलन समिति, इट वाज असैसिनेटिंग द इनफेमस ऑफिसर्स, इट वाज असैसिनेटिंग द ट्रेटर्स एज वेल एज इन्फॉर्मर्स। इनका पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन क्या था? ये स्वदेशी डेकॉइट्स करते थे। यानी कि ये लूटते थे किनको? ब्रिटिश को। जब भी ट्रेन में उनका सामान जाता था, ठीक है, या कहीं उनका सामान होता था या पैसे होते थे, लूटते थे उन पैसों को, उस सामान को, ताकि जो ये आर्म्स परचेज करे, क्योंकि अब ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में है, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करते, तो दे नीड आर्म्स एंड एमिनेशन। तो उसको परचेज करने के लिए इनके पास पैसा भी होना चाहिए। तो इसीलिए इनका काम था लूटना किसको? ब्रिटिश को, ताकि अपने आर्म्स एंड एमिनेशन को परचेज कर पाए और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख पाए। तो समझते हो, दीज वर देयर टू मेन functions. One was assassination of traitors, informers as well as the British officers who were infamous, या जिनके बारे में काफी ऐसा टैग था कि काफी जुल्म करते हैं। सेकेंड वॉज वो क्या कर रहे थे? स्वदेशी डेकॉइट्स, जहां पे लूटते थे रिसोर्सेज को, ताकि ये अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू रख पाए इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट विल राइट, they were known for two activities. They were known for two activities which were as following. Two activities which were as following. Number one, assassination of oppressive officers. Assassination of oppressive officers, informers and traitors. Informers and traitors. Traitor. ट्रेटर्स क्या होता है? हाँ, जो गद्दारी करते हैं उनको ट्रेटर्स कहते हैं। नंबर टू, अनुशीलन समिति was doing Swadeshi dacoits. अनुशीलन समिति was doing Swadeshi dacoits to raise funds. Was doing Swadeshi dacoits to raise funds for purchasing the arms. Swadeshi dacoits to raise funds for purchasing the arms.
ARMS, purchasing the arms. और इसी समिति ने एक मैगजीन भी लिखना शुरू की थी ताकि जो मैसेज है लोगों के बीच में जाए. दैट वाज द बिगेस्ट, यू कैन से दैट एक तरीका था इनके पास जिससे मैसेज लोगों के बीच में रखते थे. या तो न्यूज़पेपर होते थे या तो मैगजीन्स होते थे. तो जो फेमस मैगजीन इस अनुशीलन समिति ने रिलीज की थी दैट वाज नेम्ड एज युगांतर. ठीक है, इन्हीं पे सवाल आते रहते हैं. युगांतर मैगजीन इट वाज रिलीज बाय, ठीक है, क्या इसमें था? इट वाज अबाउट रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. So that was the magazine which was being released by the same Anushilan Samiti. So next we'll mention Anushilan Samiti started to release. Anushilan Samiti started to release a famous magazine. A famous magazine, Yugantar. युगांतर. तो जब मैंने अच्छे से सेट किया इस समिति को तो फिर ये क्या करने लग गए, रिक्रूट. जैसे होता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वो रिक्रूटमेंट करते हैं जो लड़के होते हैं, तो वैसे ही इन्होंने किया. अनुशीलन समिति स्टार्टेड अ लार्ज रिक्रूटिंग इन बंगाल. और उस रिक्रूटमेंट के बाद इनने काफी सारी एक्टिविटीज की थी, मिलिटेंट एक्टिविटीज, कहाँ पे बंगाल में, जो अगेंस्ट ब्रिटिश कर रहे थे. ठीक है, दैट वाज देयर एक्चुअली गोल कि असैसिनेशन ऑफ द ऑपरेटिव ऑफिसर्स, ट्रेटर्स या इन्फॉर्मर्स. ठीक है, तो इसी चक्कर में एक इंसिडेंट हो गया था इन 1908. 1908 there were two persons who were associated with the same organization, Anushilan Samiti. The two persons were Prafulla Chakki and Khudiram Bose. इन्होंने क्या किया, दे एक्चुअली लेड दिस इंसिडेंट. इनको एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारना था, हु वाज नेम्ड एज किंग्सफोर्ड. ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर, या यू कैन से दैट अ ब्रिटिश जज ही वाज. तो इनके बारे में कुछ ऐसी इनफेमस कहानियां थी. तो दे वर एक्चुअली टू असैसिनेट दिस किंग्सफोर्ड. इनको मारने निकले, लेकिन गलती से बीच रास्ते में इनको जो लगा, जो उस टाइम पे चैरियट जा रहा था, इसमें शायद किंग्सफोर्ड जा रहे, उसमें 2 ब्रिटिश लेडीज बैठी थी. तो दे वर असैसिनेटेड. बट इट एक्चुअली हैपेंड बाय मिस्टेक. इनका कोई मकसद नहीं था उनको मारना, इनका मकसद था इनको मारना. हु वाज अ ब्रिटिश जज. ठीक है, तो जब फिर इनको पकड़ा गया, या इनफैक्ट जो दिस प्रफुल्ला चक्की था, आउट ऑफ गिल्ट इसने खुद को खुद मार दिया. ही अटेम्प्टेड सुसाइड. उसने कि मुझसे गलती होगी, गलती से मैंने 2 ब्रिटिश लेडीज को मारा, तो इसने सुसाइड किया. लेकिन ये पकड़ा गया, खुदीराम बोस, एंड ही वाज ट्राइड. उसके बाद ही वाज हैंग्ड टिल डेथ. ठीक है, इनको फांसी दी गई एंड ही killed himself. He committed suicide out of the guilt that how he killed 2 ladies. That was an incident, famous incident, जो किसने, members of Anushilan Samiti ने किया था. ठीक है, so next to that, Anushilan Samiti inspired Anushilan Samiti inspired a large cadre of Anushilan Samiti inspired a large cadre of revolutionaries, large cadre of revolutionaries in Bengal. Cadre of revolutionaries in Bengal, comma, which led to many revolutionary acts. Which led to many revolutionary acts. Revolutionary acts. Next, देखिए, in 1908, next point you will write, in 1908, Prafulla Chakki and Khudiram Bose. In 1908, Prafulla Chakki and Khudiram Bose tried to kill Kingsford. Tried to kill Kingsford. In brackets will mention वो क्या थे, a British judge. Tried to kill Kingsford
in brackets a British judge, but mistakenly they killed two British ladies. They killed two British ladies. Next, देखिए out of the guilt. Next point you write out of the guilt. Out of the guilt, Prafulla Chakki killed himself. And Khudiram Bose was hanged. इसके बाद जो एक और एक्टिविटी इसी अनुशीलन समिति ने की, दैट वाज इन्होंने एक बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री बनाई. ठीक है, ये कहां पे बनाई? एट अ प्लेस नेम्ड एज मानिकतल्ला. इट्स अ प्लेस इन द सेम बंगाल. तो वहीं पे इन्होंने बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री बनाई. जब ब्रिटिश को पता चला तो इनने अरेस्ट किया कुछ लोगों का. इस पे केस भी चला एंड दैट केस इज फेमसली टर्म्ड एज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. केस इसी पे था कि दैट दे हैड ओपन्ड अ बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री. इस केस में दो लोगों को अरेस्ट किया गया. वन वाज ठीक है, हु वाज एसोसिएटेड विद द अनुशीलन समिति. मैंने नाम बताया था इंपॉर्टेंट लीडर्स, तो ही वाज एसोसिएटेड. सेकंड वाज हिज ब्रदर बरिंदर घोष. ये दोनों भाई थे. इन दोनों को अरेस्ट किया गया इसी केस में नेम्ड एज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. ये केस जो लड़ रहे थे इनके बदले द पर्सन वाज नेम्ड एज चितरंजन दास. ही वॉज वन. वकील थे तो इनका केस कौन लड़ रहे थे? चितरंजन दास. लेकिन केस बाद में जीत गया कौन? द सेम पर्सन चितरंजन दास. दे वर सेट फ्री. लेकिन इन्होंने क्विट किया पॉलिटिक्स. जब इस केस से बाहर निकले तो वहीं पे इनका पॉलिटिकल सफर खत्म हो गया, तो इन्होंने पॉलिटिक्स ही क्विट किया. ठीक है, वैसे ही जुड़े थे कांग्रेस से भी और यहां से किससे? अनुशीलन समिति से भी. सो दैट वाज एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ दीज टू ब्रदर्स फॉर द सेक ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, सो नेक्स्ट यू राइट revolutionaries of Bengal created a bomb making factory at Maniktala. In Calcutta. मानिकतला एरिया जो है कहाँ पे? कैलकाटा में. यानी कि बंगाल की बात कर रहा हूं मैं. इन कैलकाटा. नेक्स्ट लिखिए. इन दिस सिनेरियो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस was filed. Alipur conspiracy case was filed against the revolutionaries of Anushilan Samiti, by Britishers, which led to the arrest of Aurobindo Ghosh and his brother Barinder Ghosh.
नेक्स्ट देखिए, दिस केस वॉज डिफेंडेड बाय चितरंजन दास and after the release from the jail Aurobindo Ghosh and Barinder Ghosh decided to retire from politics. So it was all about Bengal. We saw कि बंगाल में कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई थी. I'm repeating these things कि सबसे पहले भद्रलोक समाज था, फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बन गई थी दैट वाज अनुशीलन समिति, सतीश चंद्र बासु ने बनाई थी. कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स इससे जुड़े हुए थे. और काम क्या था अनुशीलन समिति का? देयर वर टू फंक्शंस. एक तो असैसिनेट करना किनको? ऑपरेसिव ऑफिसर्स को, ट्रेटर्स को एंड इन्फॉर्मर्स को. एंड सेकंड फंक्शन क्या था? लूटना ब्रिटिश को ताकि वो अपनी मूवमेंट को या आर्म्स जो परचेज करने हैं उसको कंटिन्यू रख पाए. तो इसी चक्कर में उनने काफी सारे रेवोल्यूशनरीज को हायर किया, उनको रिक्रूट किया इस अनुशीलन समिति में, जिनने बहुत सारी एक्टिविटीज की है. एक फेमस एक्टिविटी यही थी कि 1908 में दो लोग उनने कोशिश की थी एक ब्रिटिश जज को मारने की, लेकिन गलती से दे किल टू लेडीज. उनके साथ क्या हो गया? वन कमिटेड सुसाइड, अदर वाज हैंग टिल डेथ. सेकंड वाज जो फेमस था दैट वाज दे क्रिएटेड अ बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री एट मनीतला इन कैलकाटा. तो उस केस में भी जो उस चक्कर में भी जो केस हो गया दैट वाज द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. It led to arrest of two brothers, Aurobindo Ghosh and his brother Barinder Ghosh. But जब केस डिफरेंट हो गया तो जेल से रिलीज जब हो गए तो they both decided to retire from politics. ठीक है. नेक्स्ट इज revolutionary nationalism in Maharashtra. महाराष्ट्र में क्या था? देयर वर आल्सो टू ब्रदर्स. ठीक है. वन वाज वीडी सावरकर एंड गणेश सावरकर. इन दो भाइयों ने वहां पे एक सीक्रेट सोसाइटी शुरू की थी जो असल में हाईलाइट करना चाहते थे कि इसको ब्रिटिश के ऑपरेशंस को, जो जुल्म कर रहा था कौन? ब्रिटिश. तो जो सोसाइटी थी दैट वाज एक्चुअली कॉल्ड एज अभिनव भारत. दैट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी क्रिएटेड बाय दीज टू ब्रदर्स इन महाराष्ट्र. ठीक है. और ये बनाई कब थी? 1904 में. ठीक है. लेकिन इसी अभिनव भारत को पहले शुरू किया गया था 1899 में, लेकिन उस टाइम पे इसका नाम दूसरा था. अक्सर बताते नहीं है लोग कि इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बिफोर बट विद अ डिफरेंट नेम. उस टाइम पे इट वाज कॉल्ड एज मित्र मेला. ठीक है. उस टाइम पे कुछ और एक्टिविटीज थी इनकी, लेकिन 1904 या 5 में इनने इसका नाम चेंज किया. दे केप्ट इट एज अभिनव भारत, a secret society created by two brothers जो एक्चुअली लिख रहे थे किस बारे में? ब्रिटिश ऑपरेशंस के बारे में. ठीक है. बस ये लिख रहे थे. अब इससे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई क्या? लिखना इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, लिख कोई भी सकता है, बट इससे हुआ क्या? इनफैक्ट 1910 में जो वीडी सावरकर है ये चले गए लंदन. ठीक है. फॉर द सेक ऑफ स्टडीज ये पढ़ने वहां गए. फिर लंदन से ये लिखते थे और लंदन से ही क्या करते थे? मूवमेंट को चला रहे थे महाराष्ट्र में. अब समझ दो कैसे वहां से एम्यूनिशन सप्लाई करते थे लंदन से, पिस्टल्स. तो कुछ ऐसी 20 पिस्टल्स इनने भेजे थे कहां पे? इंडिया. और जो इसका जो राइटिंग पोर्शन था जो लिखते थे कि ब्रिटिश कैसे ऑप्रेस कर रहा है इंडियंस को, उसकी वजह से
वन पर्सन वॉज इंस्पायर्ड, कोई होता है ना पढ़ता है उसको गुस्सा आता है, फिर इंस्पायर होता है कुछ ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जो मिलिटेंट एक्टिविटी होगी. तो देयर वाज अ पर्सन, द पर्सन वाज नेम्ड एज अनंत लक्ष्मण कन्हारे. ठीक है, ये इंस्पायर हो गए किससे? जो लिखते थे कौन? वीडी सावरकर और गणेश सावरकर जो ऑपरेशंस थे, तो इनके अंदर गुस्सा बिल्ट हो गया. व्हाट दे डिड, दे असैसिनेटेड मैजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, क्योंकि महाराष्ट्र में, नासिक इज अ प्लेस इन मुंबई महाराष्ट्र, तो वहां के जो मैजिस्ट्रेट थे, द पर्सन वाज नेम्ड एज जैक्सन, वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर. तो इनने इसको असैसिनेट किया. दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन महाराष्ट्र व्हिच वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ दीज टू ब्रदर्स, जो सोसाइटी चला रहे थे. कौन सी? अभिनव भारत. ठीक है, सो दिस वाज द ओनली एक्टिविटी जिसको हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी मान सकते इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो इन दिस यू राइट, in Maharashtra there was a secret society. In Maharashtra there was a secret society called as Abhinav Bharat, called as Abhinav Bharat, which was created by V.D. Savarkar. V.D. का मतलब विनायक दामोदर सावरकर, जो इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर. वी.डी. सावरकर एंड गणेश सावरकर. वी.डी. सावरकर एंड गणेश सावरकर. अभिनव भारत लिखा ना यहाँ पे. विच वॉज क्रिएटेड बाय, अभिनव भारत के बाद, विच वॉज क्रिएटेड बाय वी.डी. सावरकर एंड which was created by V.D. Savarkar and Ganesh Savarkar. Next, okay, they started to write about the British oppressions. OPPERRSIONS. British oppressions in India. In India. Next देखिए, यहाँ पे 1910 बोला था मैंने, जब ये लंदन चले गए, इट वाज एक्चुअली 1906 ही था. In 1906 V.D. Savarkar, in 1906 V.D. Savarkar left for London to study law. Left for London to study law. Due to which Abhinav Bharat's activities also spread it to London. And he was handling the activities of the society, in India also. यानी कि वो वहां लंदन में बैठ के यहां हैंडल कर रहे थे इंडिया में इसकी एक्टिविटीज, अभिनव भारत की एक्टिविटीज. इसमें मैंने क्या बोला कि दैट ही वाज सप्लाइंग एम्युनिशन फ्रॉम लंदन टू इंडिया. ठीक है, 20 पिस्टल्स उनने वहां से भेजे थे, कहां? इंडिया. ठीक है, और जो ये असैसिनेशन हो गया था, जो इसने किया था अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने, जिसने मारा था किसको? मैजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन. ये उसी में से एक पिस्टल से किया गया था. द 21 which was sent by V.D. Savarkar from London. ठीक है, so next you'll write, these activities later inspired
later inspired Anant Lakshman Kanhare, inspired Anant Lakshman Kanhare, Anant Lakshman Kanhare, who assassinated Magistrate of Nasik, who assassinated Magistrate of Nasik, Jackson, Magistrate of Nasik, Jackson, Nasik, Jackson in 1909. Magistrate of Nasik, Jackson in 1909. तो जब ये ऐसा कुछ assassination हो गया तो इसमें भी केस हो गया, ठीक है, and that case is famously called as सेम वही नासिक कॉन्स्पिरेसी केस. जब केस हो गया तो इसी केस में पता चला कि वीडी सावरकर ने वहां से 20 पिस्टल्स भेजे थे और उसी में से एक पिस्टल का यूज किया गया टू असैसिनेट दी जैक्सन. तो केस का फिर रिजल्ट क्या आ गया, जो वीडी सावरकर इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट में रखा गया, लेकिन कहां के जेल में, अंडमान एंड निकोबार के जेल में, वहां भेजा गया इनको एज फॉर द लाइफ इंप्रिजनमेंट. जो ये केस हो गया था द असैसिनेशन ऑफ जैक्सन जिसमें हो गया था, ठीक है. तो नेक्स्ट टू राइट, इट लेड टू दी नासिक कॉन्स्पिरेसी केस. देखो ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अलीपुर है इन रिलेशन टू द बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस इन रिलेशन टू दी असैसिनेशन ऑफ जैक्सन, दैट वाज मैजिस्ट्रेट ऑफ नासिक. इट लेड टू नासिक कॉन्स्पिरेसी केस Nasik conspiracy case in which V.D. Savarkar was charged, in which V.D. Savarkar was charged and was sentenced for life, and was sentenced for life, sentenced for life in the cellular jail of, sentenced for life in the cellular jail of Andaman and Nicobar Islands, Andaman and Nicobar Islands in 1910. Cellular jail of Andaman and Nicobar Islands in 1910. Okay, that was all about the revolutionary nationalism in Maharashtra. There was only one society called as Abhinav Bharat Society. अच्छा आपने लिखा कहीं पे वो that it was first named as, तो ये कहीं पे as an extra point लिख लेना अपनी नोटबुक पे that initially this Abhinav Bharat was known as मित्र मेला which was created in 1899. Additional point कहीं पे नोट करके लिखना है. Abhinav Bharat was first named as मित्र मेला. Initially it was known as, ऐसे भी लिख सकते हो, initially it was known as, अभिनव भारत की बात कर रहा हूँ, initially it was known as मित्र मेला which was created in 1899. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है. तो बाकी जो इसके बाद रेवोल्यूशनरी दिल्ली में चला या मद्रास में भी एक्टिविटीज हुई थी, दिल्ली और मद्रास हमें इंडिया में देखने, और उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में ही नहीं चल रहे थे, ये आउटसाइड इंडिया भी चल रहे थे. प्लेसेस लाइक लंदन, प्लेसेस लाइक पेरिस, प्लेसेस लाइक डिफरेंट कनाडा, ठीक है. कनाडा में डिफरेंट स्पॉट्स थे जहां पे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चल रहा था. तो वो भी हमें देखना है जो इस फेज में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म चल रहा था आउटसाइड इंडिया एट डिफरेंट प्लेसेस. वी विल आल्सो डिस्कस ऑल दोज एक्टिविटी जो बाहर चल रही थी, ठीक है. हाँ, तो वही कनाडा में ही है. तो थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास विद मोर एक्टिविटीज इन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म. हाँ जी, एक सेकंड.